नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें कि हम 21 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ है इसमें हम सभी पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज जो है हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम 21 फरवरी 2023 का जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आपको ध्यान होगा कि साल 2023 में जो पेपर्स हुए थे वो मल्टीपल शिफ्ट में हुए थे। उसके कई पेपर हैं और सभी पेपर्स मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ध्यान रहे, इस सीरीज़ में हम मेनली जो पेडागॉजिकल क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए कि अगर आप केवीएस 2025 की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला शिफ्ट था उसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे वो ये था कि शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी की क्या भूमिका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेनली जो फर्स्ट जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज होती हैं उन पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें चार ऑप्शन हैं। पहला है औपचारिक अधिगम, उसके बाद है कौशल विकास, सामाजिकरण, मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना। तो अगर आपको पता है कि प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी क्या होती है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा उस पर हम बात करने से पहले प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की जब बात होती है, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में जो एजेंसीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी एजेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी। अब प्राइमरी एजेंसी का मतलब ऐसे फैक्टर्स या ऐसी बच्चे का इन्वायरमेंट जो बच्चे के शुरुआती दौर में उसके सोशलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। और सेकेंडरी का मतलब लेटर स्टेज में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चे की फैमिली की, तो बच्चे की जो फैमिली होती है वो आती है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी में। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी में बच्चे की फैमिली आ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज में, तो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी में बच्चे का जो स्कूल है वो, बच्चे का पीयर ग्रुप, ये ये सभी क्या है बच्चे की सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, क्योंकि बच्चे अपने शुरुआती दौर में फैमिली के साथ जो होते हैं वो ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो जो भी सोशल वैल्यूज़ या बिलीव्स होंगे वो फैमिली ही बच्चों को देगी। फिर बच्चा जब स्कूल में जाएगा, बाद में जब बच्चा 5 साल 6 साल का होगा तो बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा, और स्कूल में ही मेनली उसके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो बनते हैं। अदरवाइज जब वो प्री स्कूल स्टेज में होता है तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई बच्चे हैं छोटे तो वही उसके पीयर्स होंगे उस वक्त, या आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा है तो वही उसके पीयर्स होंगे। तो शुरुआत में अगर हम बात करें, जो प्राइमरी एजेंसी होती है सोशलाइजिंग वो फैमिली होती है, सेकेंडरी में स्कूल एंड पीयर्स आ जाते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है कि भाई जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी उसका रोल क्या है। तो उसका रोल होता है मूल्यों और मान्यताओं का विकास करना। ठीक है, मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना, यही प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी का मेन रोल होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। द्वितीयक मतलब यहाँ पे बात हो रही है सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी का। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी में कौन आ जाती है, बच्चे की जो फैमिली होती है वो आ जाती है। वहीं जो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है उसमें बच्चे का जो स्कूल है वो आ जाता है, बच्चे का स्कूल ये सेकेंडरी में आता है। इसके अलावा बच्चे का जो पीयर है ये ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही सेकेंडरी जो सोशलाइजिंग एजेंसीज होती हैं उसमें आते हैं। तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे स्कूल का ऑप्शन तो है, पीयर का ऑप्शन नहीं है। तो इन चारों में से जो सेकेंडरी और सोशलाइजिंग एजेंसी है उसमें स्कूल जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है पेडागोजी का, वो ये है कि आप गृह यानी कि होम और विद्यालय को
किस प्रकार एक साथ लाएंगे? मतलब बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वो स्कूल और बच्चे का जो घर है उनको एक साथ आप कैसे लेकर के आएंगे? तो उसमें ऑप्शन है, पहला कि माता पिता से बार बार बैठ के करके उनके साथ मीटिंग्स करके, फ्रिक्वेंट मीटिंग्स जिसको कि हम अक्सर पेरेंट टीचर्स मीटिंग कहते हैं, पीटीएम। समकक्ष सदस्यों से मिलकर, समकक्ष सदस्य का मतलब कौन है? यहाँ पे जो अगर आप एज अ टीचर हैं तो आपके समकक्ष सदस्य जो आपके स्टाफ मेंबर्स होंगे वो। अगला है अध्यापकों के सम्मेलन के माध्यम से, जो टीचर्स के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो, या फिर विद्यालय में संगोष्ठियों का आयोजन करके सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना स्कूल में। तो आप मेनली बच्चे के स्कूल को और बच्चे के घर को एक साथ लाना चाहते हैं, तो आप खुद बताइए कि इसमें सबसे बेहतर तरीका क्या है? इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप मीटिंग्स करें, फ्रीक्वेंट्स मीटिंग करें। वीकली कर सकते हैं, मंथली तो होता ही है, महीने में एक बार, बट आप चाहें तो वीकली कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप जैसे कि बच्चे से जब भी मौका मिले बच्चे के पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पीटीएम ऑर्गेनाइज करेंगे तभी होगा, बट हाँ, आप वैसे भी बच्चे के पेरेंट्स से मिल सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। कहने का मतलब है कि माता पिता के साथ बार बार बैठक, जितनी मीटिंग्स हो सके फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करके आप स्कूल को और बच्चे के घर को एक साथ ला सकते हैं। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए क्या भूमिका है? द रोल ऑफ पीटीए इन स्कूल। अब पीटीए मतलब होता है कि जो, अगर आप देखें तो जो टीचर्स होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक साथ एक एसोसिएशन के रूप में स्कूल में चलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीटीए, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका होती है ध्यान से समझिए। अक्सर आपने देखा होगा एक वर्ड यूज होता है एसएमसी, एसएमसी। ठीक है, तो ये एसएमसी भी इस पीटीए के अंतर्गत ही आता है, जिसमें कि एसएमसी होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये मैंडेटरी होता है आज के समय में सभी स्कूलों में, एक एसएमसी कमेटी होना बहुत ज़रूरी है। ये एसएमसी कमेटी जो होती है इसमें स्कूल की प्रिंसिपल होती है, वहाँ के जो सीनियर मोस्ट टीचर्स होते हैं वो, इसके अलावा स्कूल के ही जो सबसे समझदार या अच्छे पेरेंट्स होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है, जो कि स्कूल को लेकर के अपना समय दे सकें वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्कूल जो पेरेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करता है किन चीज़ों में? जो स्कूल से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, जो स्कूल से रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं उनमें। तो पीटीए के पार्ट का ही एक पार्ट होता है एसएमसी। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें इसकी भूमिका क्या है? तो विद्यार्थियों की समस्याओं पर प्रबंधन से चर्चा करना, विद्यालय विकास हेतु रचनात्मक सुझाव देना, विद्यालय कार्यक्रमों में भाग लेना, या विद्यालय कार्यक्रम में दोष निकालना। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो बच्चे की समस्याओं की अगर बात है तो उसके लिए ये नहीं बनाया गया है। इसके लिए तो आप जो पीटीएम वगैरह होता है वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, विद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेना नहीं है इसका उद्देश्य, ना ही दोष निकालना है। इसका उद्देश्य है कि भाई विकास से संबंधित, कि विद्यालय में अगर विकास से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें कुछ रचनात्मक सुझाव देना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट, ये जो है इसका मेन उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछले साल पेपर में वो था, निम्नलिखित में से क्या अधिगम का सामुदायिक संसाधन हो सकता है? सामुदायिक संसाधन का मतलब है यहाँ पे है कम्युनिटी रिसोर्सेज। आपको पता होगा कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी में रिसोर्सेज हैं उनको भी हम लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कम्युनिटी रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो सभी के लिए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो पुलिस स्टेशन जो होता है, पुलिस स्टेशन वो क्या है? एक मिनट। जो पुलिस स्टेशन है वो भी एक तरीके से क्या है, एक कम्युनिटी रिसोर्स, अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कम्युनिटी रिसोर्स। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ लर्निंग की, कि भाई लर्निंग के पर्पज से किसको एज अ कम्युनिटी रिसोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बात हो रही है सिनेमा हॉल की, टेम्पल की, हॉर्स स्टेबल की, या फायर स्टेशन की।
तो यहाँ से लर्निंग पर्पज से देखा जाए तो फायर स्टेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनईपी 2020 से पूछा गया। आपको पता होगा कि एनईपी 2020 जो अब की रीसेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी जो अभी चल रही है करंट में, वो एनईपी 2020 है। इससे पहले जो चल रही थी वो 1985 वाली थी, बट 1985 वाली को अब अपडेट करके 2020 वाली एनईपी चल चल रही है। इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज है। और उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि भाई बाल वाटिका जो एनईपी 2020 में मेंशन किया गया है वो क्या है, किस लिए है। ठीक है, तो अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ी है तो आपको पता होगा बाल वाटिका किस पर्पज से है। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाती है, प्री प्राइमरी, उसके लिए इसको स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें कि जो 3 से 5 साल के बच्चे होंगे, जिनकी एज 3 से 5 साल के बच्चों की होगी, वो उनके एजुकेशन की बात जो है वो बाल वाटिका में की गई है। तो अगर आप देखें तो आज के समय में केंद्रीय विद्यालय संगठन में बाल वाटिका को इम्प्लीमेंट करते हुए अभी क्या है कि करंट में वहाँ पे बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, इस प्रकार से चीज़ें लागू की गई हैं चरणों में। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि एज 3 से लेकर के 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 3 to 5 ईयर के बच्चे, उनके एजुकेशन के लिए। इसमें अगला ऑप्शन है एजुकेशन अप टू क्लास 8th, ये गलत है। एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 5, नहीं, क्लास 1 to 5 इसमें नहीं आता। इसमें मेनली जो प्री प्राइमरी जो कि नर्सरी, केजी, केजी में भी एलकेजी यूकेजी ये हो जाते हैं, वो वाली क्लासेस इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो 3 से 5 साल के बच्चे बाल वाटिका में आते हैं। उसके बाद 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास, 7 साल का बच्चा सेकेंड क्लास, वो इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एजुकेशन फ्रॉम एज 5 to 10 ईयर्स, नहीं, एज 5 to 10 ईयर्स वाला भी यहाँ पर गलत है। तो एनईपी 2020 के अनुसार जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंसर के अनुसार, जो स्पेंसर हैं वो एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री रहे हैं, तो उनके अनुसार शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाया जा सकता, अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप जवाब दे पाएंगे स्पेंसर को। तो स्पेंसर क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में, क्या वो मीनिंगफुल एजुकेशन की बात करते हैं, या कंप्लीट लिविंग की बात करते हैं, सेल्फ लर्निंग या प्रिपरेशन फॉर लर्निंग की बात करते हैं। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो कंप्लीट लिविंग की बात करते हैं कि शिक्षा जो है वो बच्चे को इस प्रकार से बना दे कि उसका जीवन एक पूर्ण रूप ले सके, कंप्लीट लिविंग वो ले सके, कुछ अधूरापन ना रहे उसके जीवन, वो शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला है अप्रकट पाठ्यक्रम, यानी कि अप्रकट पाठ्यक्रम यानी कि हिडन करिकुलम। अगर आपने पढ़ा हो इस कंसेप्ट को, हिडन करिकुलम, तो आपको पता होगा हिडन करिकुलम बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप करिकुलम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आए। करिकुलम भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि स्पाइरल करिकुलम होता है, हिडन करिकुलम होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हिडन करिकुलम मतलब ऐसा करिकुलम जो हमें दिखाई नहीं देता। हिंदी शब्द है अप्रकट, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वैसा। अब करिकुलम क्या होता है, करिकुलम तो यही होता है ना कि एक पूरे साल के दौरान एक स्कूल में क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, चाहे वो बच्चे की एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर बच्चे के नॉन एकेडमिक यानी कि एक्टिविटी हो, को करिकुलर हो, डांस वगैरह हो, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ मिला करके क्या क्या बनता है, करिकुलम। ठीक है, एक शब्द इस्तेमाल होता है सिलेबस, ध्यान रखिएगा, सिलेबस। सिलेबस से आप भी परिचित होंगे। सिलेबस जो शब्द है इसका इस्तेमाल जनरली एकेडमिक सेंस में किया जाता है कि किसी चैप्टर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है सिलेबस। ठीक है, लेकिन जो करिकुलम वर्ड है उसका इस्तेमाल थोड़ा विस्तृत रूप में होता है, जहाँ पे सिलेबस के साथ साथ जो नॉन एकेडमिक चीज़ें होंगी, मतलब कि बच्चे का जो, अगर बच्चा स्पोर्ट्स से संबंधित बच्चे की चीज़ें हो गई, या जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ये सारी चीज़ें मिला करके करिकुलम बनता है। तो करिकुलम तो आप समझ गए, लेकिन हिडन करिकुलम क्या है। हिडन करिकुलम मतलब ऐसा करिकुलम जो दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो फिर ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अक्सर क्या होगा, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें स्कूल में तो सीखते ही हैं, लेकिन स्कूल के बाहर भी बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे बहुत सारी नॉलेज स्कूल के बाहर से लेकर के आते हैं, बहुत सारा ज्ञान वो अपने घर से, अपने दोस्तों से लेकर के आते हैं। और जो कुछ भी वो सीखते हैं वो एक तरीके से हिडन होता है ना। मतलब स्कूल के करिकुलम में तो नहीं होता,
लेकिन फिर भी उनको उन चीज़ों की नॉलेज होती है। तो ये हिडन करिकुलम में आ जाता है, जिसमें कि बच्चा इनफॉर्मल तरीके से नॉलेज, बिलीव्स, वैल्यू कहीं ना कहीं से ले रहा है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हिडन करिकुलम मतलब प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मल सिलेबस नहीं, सिलेबस तो नहीं है ये, अभी मैंने जैसा कि डिस्कस किया। करिकुलम हिडन इन द टेक्स्ट, नहीं ये भी नहीं है। कि पाठ में छिपा पाठ्यक्रम, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फोकस ऑन फॉर्मल गेनिंग ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि मूल्य और मान्यता को अनौपचारिक तरीके से जो बच्चा ग्रहण कर रहा है वो। अगला है सिलेबस प्रैक्टिस्ड बाय स्कूल, नहीं सिलेबस आ जाए तब तो करिकुलम हो ही नहीं सकता, कि करिकुलम और सिलेबस दोनों ही डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉय एंड द गर्ल्स एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल डैश इन द एडोलोसेंट एज, एडोलोसेंट यानी कि किशोरावस्था। अगर आपको पता हो किशोरावस्था जनरली जो टीन एज होती है, यानी कि लगभग 12-13 साल से जो है ये किशोरावस्था शुरू हो जाती है, और ये 18 से 19 वर्ष के बीच जो है किशोरावस्था चलती है। अगर हम बात करें टीडीपी में डेवलपमेंट में, कि भाई किशोरावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंटल स्टेज है, जहाँ पे बच्चा एक इमोशनल अनबैलेंस की सिचुएशन में होता है। तो ऐसे में बच्चों को उस वक्त इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो किशोरावस्था में बालक बालिकाएं होती हैं वो विद्यालय से यही अपेक्षा करती हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट मिले। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल, क्या वो कोऑपरेशन, क्या वो सिंपथी एम्पथी करते हैं, नहीं, वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो स्कूल से एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 60 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं एक पेपर में, तो अभी हमने 10 ही डिस्कस किया, बट हम धीरे धीरे को और बढ़ाएंगे। अगला है मोरल डोमेन, यानी कि जो नैतिक क्षेत्र है या नैतिक विकास कह लीजिए बच्चे का, उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, मतलब वो क्या है उसके अंदर। तो अगर हम बात कर रहे हैं नैतिक विकास की, तो इसका संबंध केवल जिम्मेदारी से है, सही और गलत में भेद करने से है, भावना यानी कि फीलिंग से है, या पहचान करना, रिकॉग्नाइज करने से है। रिकॉग्नाइज करना तो एक कॉग्निटिव एबिलिटी है। भावना का संबंध इमोशनल डेवलपमेंट से हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक सोशल डेवलपमेंट से संबंधित हो सकती है, कि बच्चा कितना सोशली है, उस हिसाब से वो जिम्मेदारी ले पाएगा। बट सही और गलत में भेद करने वाली बात है, तब तो यहाँ पर ये नैतिक क्षेत्र यानी कि मोरल डोमेन ही आएगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नथिंग, और सॉरी गलत बोल दिया मैंने। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो इसी के साथ आज हमने जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो हमारा शिफ्ट 1 है, उसके हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगली वीडियो में मैं आपको इसी शिफ्ट के बाकी के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक। मिलेंगे दोस्तों अब हम अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।